तो सुनील वाघमारे साहब के साथ मैं हूँ। सुनील वाघमारे साहब जिन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और यूनिक वर्ड ऑफ रिकॉर्ड, इतने सारे रिकॉर्ड सिंगिंग के माध्यम से बनाए हैं। रफ़ी साहब के गीतों को गाकर बनाए हैं। आज मेरा सौभाग्य है मैं उनके साथ बैठा हूँ। और एक बात तो यहाँ आप गायकी के लिए तो जाने जाते हैं और रफ़ी साहब के परम भक्तों में आपका नाम आता है, लेकिन संग्रहालय के बारे में भी मैं जानूँगा क्योंकि आपके पास जो चुनिंदा तस्वीरें हैं, वो चीज़ें हैं, रफ़ी साहब का कुछ कलेक्शन आपके पास रखा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतने प्यारे-प्यारे श्रोताओं के सामने मुझे आपने आने का मौका दिया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत चरितार्थ होती है यहाँ पे। ये कलेक्शन मैं पिछले कई वर्षों से मैं कर रहा हूँ। जी, एक-एक तस्वीर कहाँ-कहाँ से ढूँढ-ढूँढ के मैं लाता हूँ और ये जो शौक़ है, ये मुझे बहुत बरसों से है। तो वो शौक़ को मैंने पेशेंस की तरह उसको मैंने वो जो सँभाल के रखा हुआ है और तरह-तरह के लोगों से मिलता हूँ, तरह-तरह की जगह पर जाता हूँ और रफ़ी साहब का क्या मिल सकता है, वो मैं देखता हूँ। ऐसा क्या-क्या कलेक्शन है आपके पास अ, वैसे? बहरहाल अभी कलेक्शन तो सिर्फ़ तस्वीरों का ही है जी, और रही मेरे गायकी की बात तो मैं साहब जी के जो गीत है ज़्यादा तो नहीं पर कहना मुश्किल है क्योंकि साहब के 25,000 गीत हैं अच्छा। और ये सच है। नहीं, ये तो सच है, 25,000 से भी ज़्यादा गीत हैं। विभिन्न-विभिन्न जी, भाषाओं में उनके गीत हैं। जी, लोग कहते हैं कि इतना है, उतना है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि स्वयं जब रफ़ी साहब ने बोला कि मैं एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब ने बोला था कि आपने अब तक कितने गीत गाए हैं? तो आपने फ़ेसबुक के माध्यम से कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उन्हें देखा है, वो इंटरव्यू देते हुए, कि मैंने अभी तक 25,000 के करीब-करीब गीत गाए हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हाँ, मैं साहब जब बोल रहे हैं, तो उन्होंने गाया ही होंगे। अच्छा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इतना तो नहीं पर कहना मुश्किल है। नहीं, ये आ रफ़ी साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं साहब, रफ़ी साहब को देखा नहीं मैंने। साहब के तीसरे पर गया था मैं। अच्छा, तीसरे पे गए थे जी, आप। साहब नहीं, का लेकिन ति रफ़ी साहब की बिटिया, उनके दामाद, उनके बेटे से तो मुलाकात हुई है आपकी। हाँ साहब, उन्होंने भी कुछ गिफ्ट भी किया है मैंने सुना है आपको। जी। क्या चीज़ दी उन्होंने? कैसा है अभी वर्षों से हम लोग साहब के घर जाते हैं, जी, जी। तो साहब के घर साल में 2 बार जाना होता है। जी, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि साहब के घर के लोग मुझे नाम से जानते हैं। जी, अब चाहे बड़े दामाद हो या छोटे दामाद हो या बेटे हो या बहुएँ हो, नाम से जानते हैं। जी, मेरा जब वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, जी, तो लंदन से मुझे फ़ोन आया था जब मैं दंदे हॉस्पिटल में एडमिट था तब। अच्छा, तो कहने लगे कि मेरा दादा अब्बा है वो, तो मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ और आपने जो अचीवमेंट किया उसके लिए आपको शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। लंदन से आपको बोल मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो वो मैं जितना अपने आप को बीमार महसूस कर रहा था, वो जैसे मैंने फ़ोन सुना, मैं एकदम ताज़ा हो गया। वो तो थकान थी ना आपको, आपने वो कंटिन्यू जी, कितने कितने घंटे गाया था आपने वो? वो 105 घंटे गाया था मैंने। 105 घंटे जी, लगातार गाने से जी। तो थकान तो आएगी। 105 घंटे गाया हुँ, उस दौरान मैंने साहब के 1252 गीत गाए। 1252 गीत 52 गाए गीत। हैं। ऐसे यानी जब से आप गा रहे हैं तकरीबन तो मेरे ख़्याल से नहीं नियर अबाउट 10-15 हज़ार तो गीत गा ही लिए होंगे रफ़ी साहब के आपने। हाँ, रिपीट करके अगर देखे जाए रिपीट तो देखा जाए तो। बहुत बहुत सारे ऐसे मौके मिले। नहीं, लेकिन मैंने जनरली बहुत सारे ऐसे रफ़ी के सिंगर देखा, रफ़ी साहब को जो गाते हैं, फ़ॉलो करते हैं। लेकिन आप रफ़ी साहब को फ़ॉलो करते तो आप उनको भगवान मानते हैं जी, क्योंकि पूजते हैं उनको। जी। लेकिन आप रफ़ी साहब को अपने अंदर क्या 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 पाते हैं? देखिए साहब उनको मैंने देखा नहीं। जी, अब जब मैंने देखा नहीं, सिर्फ़ गीत सुने जी। और उनके किस्से हर दिन हुँ, मोबाइल खोलते बराबर आपको फ़ेसबुक पर नज़र आएँगे हुँ। और उनके किस्से दर्शाने वाले नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में हैं। जी, उनके चाहने वाले इतनी तादाद में बढ़ गए हैं और इतनी तादाद में उनके प्रोग्राम होते हैं
तो वो देख के सुन के उनसे इतना प्यार हो गया कि अब वो सबसे पहले तो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। लेकिन मैं अगर देखो सच्चाई अगर बताऊं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो शख्सियत है ही ऐसी। मैं 60% जो है वो साहब मेरे प्रिय हैं और 40% मेरा परिवार। अरे वाह। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, आपने तो 90% और 10% ऐसा लेना था। बोला नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी मिसेज भी जानती है, जी मेरे बच्चे भी जानते हैं कि मैं किस कदर उनसे प्यार करता हूँ। तो हर गीत उनका मेरे लिए किसी सोने का जो गहना होता है, हीरा जो होता है, उससे भी कीमती है। जी माने तो सब है, नहीं माने तो कुछ नहीं। मात्र आप मिठास कानों में घोल कर सुन लो और छोड़ दो, ऐसा नहीं है मेरा। उनका हर एक गीत उठा के आप सुन लो, आपके मिश्री घुलेंगे आपके कानों में। इतने प्यारे और इतने जमीनी कलाकार, जी जी जी। इतना बड़ा आसमानी कलाकार के साथ साथ वो इंसान तो इंसान रूपी फरिश्ता, बिल्कुल फरिश्ता रूपी इंसान, क्या बोलेंगे साहब, बस तो वही इसीलिए मैं उनको चाहता हूँ। जी जी। ये 60 और 40 जो बोला, ये उन्हीं का कारण। ओह जी, मैं ये बता रहा था, मैं जानना चाहूँगा कि उस दौर में जब आपने इस संगीत जगत में कदम रखा, उस दौर में बहुत सारे सिंगर थे, चाहे वो मन्ना डे साहब हो, किशोर दा हो, जी। रफ़ी साहब हो, हेमंत कुमार हो, मुकेश चंद्र माथुर साहब हो, लेकिन आपने रफ़ी साहब को ही क्यों चुना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। 78 का वो दौर था जी। और 78 के दौर में मैं जो हूँ, मुझे पता नहीं, गाने भजन वजन बहुत अच्छे लगते थे। तो गांव में रहता था मैं, और गांव में ही भजन मंडली हर गुरुवार को, आज किसी कांबड़े के यहाँ भजन, तो किसी गोरे के यहाँ भजन, तो किसी देशमुख के यहाँ भजन, फलाना फलाना ये वो ऐसा वैसा चलते ही रहता था। जी। तो वो भजन सुनते सुनते मुझे ऐसा जो है वो कोरस में मैं गाने लगा। तो आपने देखा होगा कि कोरस जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। कोरस, हाँ। वो कोरस बहुत मायने जी। रखता है गायकी में। तो उसमें क्या हो जाता, साइन लाइन जो होती है, वो साइन लाइन हम लोग बहुत जम से, आप भी देखना, आप किसी भी मराठी भजन मंडल हो या हाँ फिर हाँ, हिंदी भजन एक मंडल टीप हो, में गाने तो वाला एक टीप में वो एक साइन लाइन आती है। साइन- तो वो साइन लाइन गाने के लिए बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जी जी। तो 78 से 83 तक के ये दौर चला, दौर। भजन मंडली। अब उसमें क्या हो गया कि साहब, एक हमारे गांव में ही एक नाखले साहब हुआ करते थे, अच्छा बबन राव नाखले। जी। वो मेहर बाबा भी लिखते थे। अच्छा तो मैं आज ये किस्सा आज चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, कभी ये मौका है जी। तो आज बोल दो। तो ये दौर चलता रहा भजन मंडली का। इस बीच जो है वो पता नहीं कहाँ से दुआ हो गई, पता नहीं कैसे आया। तो एक बबन राव नाखले जो है वो मेरे पास आए, कहने लगे सुनील तेरी आवाज़ अच्छी है, तू एक काम कर, मैं तेरे को कुछ गीत देता हूँ, वो थोड़ा सा गा के बता। तो बोले, वो टीचर थे, तो उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और वो गाने के लिए बोला। मैंने उनको गा के सुनाया, तो जैसा भी बोला, तो वो गा के सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया। कालांतर में वो अभी 2002 से लेकर 2008 का जो दौर था, जी। वो ही गुडविल था। वो मेरा ऑर्केस्ट्रा का करियर जो है वो अलग चीज़ रखो आप, जी जी। कैसेट्स जो है वो अलग। हाँ ना, अब तो प्राट भजन भी गाए हैं। हाँ, तो वो 8 साल में मुझे मिला। जी जी। तो 8 साल में उन्होंने मुझे मेहर बाबा के जो भजन है वो जी। गवाए। तो आपका सवाल ये था कि आपको कैसे ये मालूम हुआ कि ये रफ़ी साहब का ही गीत गाने का क्यों चूज़ किया आपने? मुझे तब इतना सेंस नहीं था कि ये रफ़ी साहब है, ये किशोर दा है, ये मन्ना डे हैं, ये महेंद्र कपूर है, वगैरह वगैरह। तो मुझे जो भजन दिए जाते थे वो ज़्यादातर रफ़ी साहब के गाए हुए हुआ करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे गांव के नज़दीक ही मोजरी हुआ करती थी, जी। आज भी है। जी। वहाँ पे टुकड़ो जी महाराज, जी जी। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज बहुत जो है बड़े संत होकर गए। जी। वो संत के भी कुछ भजन मेरे पास आते थे, जी। तो वो उनके भी गाए हुए जो भजन थे वो भी रफ़ी साहब के ही थे। जी। तो 80 में जब साहब का देहांत हो गया, तो मेरे पिताजी बोले मुझे, शाम का वक्त था और 30 तारीख थी, बोले सुनील तू जिसके भजन गाता है ना, उनका देहांत हो गया।
मैंने कहा मैं किसके भजन गाता हूँ? तो बोले मोहम्मद रफ़ी साहब के भजन गाते हो तुम। मैं क्या जानूँ साहब। तो जो भजन मैं यानी 78 से शुरू हुआ और 80 में जैसे पता चला ये तो मेरे से रहा नहीं गए। तो इन शॉर्ट ही वो मैं आपको जी जी। बताता हूँ कि मैंने आनंद फानंद में जो करना था वो कर लिया और जाके पहुँच गया। तब तक कि तीसरा हो रहा था, तीसरा दिन था, अच्छा। तीसरा या चौथा दिन था वहाँ जब पहुँचा मिट्टी। तो कब्रिस्तान गया उतनी सी उम्र में, 15-16 साल की उम्र में, और वहाँ जाकर बाकायदा वो मिट्टी सरका कर वो जो भी है करना था वो करके आ गया। तो तब से जो साहब का जो दौर शुरू हुआ तो वो अभी ताउम्र चलेगा। जब तक ऊपर वाले ने सांसें दिया तब तक ये रफ़ी साहब अपने साथ में हैं गीतों के साथ। ये ऐसा रफ़ी साहब का यानी जो है, आज एक रिश्ता बना बस और रिश्ता वहाँ से बना। रफ़ी साहब बस आपके अपने हो गए, अपने हो गए। आपको फैज़ मिला है वहाँ बस। उनकी कब्र से बिल्कुल, और बस दुआएं उनकी बस। आपके साथ जी बिल्कुल। जी जी। यहाँ मैं आपको 10 मिनट के लिए रोको, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर से एक बार स्वागत है आपका। सुनील वाघमारे सर जो कि सुप्रसिद्ध गायक कलाकार है नागपुर शहर विदर्भ के, पूरे आज उन्हें पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है रफ़ी साहब के गीतों के लिए ही, रफ़ी साहब के संग्रहालय के लिए, रफ़ी साहब की जो वो एक मंदिर उन्होंने बनाया हुआ है और जो इबादत करते हैं वो पूजा करते हैं अपने अंदाज में। तो वही अपने इन बातों पर नज़र डालेंगे। तो सुनील जी बताइए आगे की कहानी कैसी रही आपकी? फिर समझ में आ गया कि मैं उनके गीत गाता हूँ जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं। जी जी जी। और फिर हमारे गांव में एक कंपटीशन हुई जिसमें 200 लड़कों ने भाग लिया। 200 उस दौर में 200 लोगों ने भाग लिया बताइए कंपटीशन कंपटीशन में। एक हमारे सन क्या रहा होगा? 80 83 84 83 83 83 और 84 के बीच का है, इतना मुझे पता है। तो 83-84 के बीच का वो दौर था और एक कंपटीशन जैसे पता चली तो उतना वो जरिया नहीं था, व्हाट्सअप मोबाइल वगैरह ये सब नहीं था, कुछ नहीं था। तो मौखिक रूप से कोई ना कोई जानकारी दे देते, फलाने फलाने जगह पर फलाना फलाने व्यक्ति जो है वो कंपटीशन ले रहे, तो तुम तो गाते हो अच्छा था, जाके देखो थोड़ा शायद हो जाए कुछ। तो हम लोग गए वहाँ, तो सब लोग लाइन में लगे थे, हम भी लगे, और अपनी बारी आई तो आने से उसके आए बाहर, उस गाने से वहाँ पे जो है वो अपना फन जो है वो प्रस्तुत की। जी उन्होंने जो भी है 200 में से जो 25-30 लोग छांटना था छांट लिए। अब उनमें से मैं भी था, उसमें दूसरा तीसरा राउंड हुआ, फाइनल राउंड में 8 ही लोग थे हमारे, 8 लोगों में से मैं था। तो वो तब से जो दौर शुरू हुआ ऑर्केस्ट्रा स्वर साधना आरवी से, हमारी मेरा बोन प्लेस आरवी है मालदा जिले की। नागपुर कैसे आना वहीं से बताएंगे क्या? बस अब वो दौर शुरू हुआ और कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करने लगे और धीरे धीरे रुझान जो है वो ऑर्केस्ट्रा की तरफ बढ़ने लगा। तो गांव में हमारे नागपुर से, मुंबई से, पूना से, अमरावती से, विभिन्न शहरों से आते तो हम देखने के लिए जाते, और वो दौर आपने भी देखा। जी जी जी। और सभी ने वो दौर को बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। वो दौर लौट के भी नहीं आ सकता, अब वो दौर नहीं आ सकता, लेकिन वो यादें हैं। हाँ वो एकदम स्टेज के सामने बैठने के लिए जगह हो जाए तो हम, हमारी बचकानी हरकतें, सरक मैं बैठूंगा, पहले मैं बैठूंगा, बोरा डाल लेना अपना, बोरा लेके सामने ये जाए, एकदम बिल्कुल ऐसे। तो वो दौर फिर उसी दरमियान कादर भाई वगैरह नागपुर से आने लगे। कादर भाई कैसा गाते, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज वगैरह वगैरह, ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट कैसे गाते, देखते सुनते एक लवी की तरह देखा सुना। और ये दौर जो है वो फिर वो आत्मसात करने लगा। तो फिर वो कोई और अन्य आर्टिस्ट न चूज करते हुए हमने सिर्फ ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब को ही चुना। उनकी गायकी इतने सालों बाद आज इतनी सी समझ में आती है। ये आपका बड़कपन है, बड़कपन। लोग तो सी। जी मैं यहाँ तक कुछ और लोगों से मिला हूँ, आज की जनरेशन अगर थोड़ा भी आ गया तो उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन आपका ये बड़कपन है कि आप इतने सालों से गाने के बाद भी रफ़ी साहब को जो आपने ओहदा दिया हुआ है और आज बोल रहे कि उनकी गायकी इतनी से आई है, आप बहुत बड़ी बात है। रफ़ी साहब पूरा समंदर है। जी। इतना गहरा समंदर की उनकी गहराई नापी नहीं जाती।
आपको अगर गायकी समझती है तो उनसे बड़े बड़े उस्ताद लोहा मान लिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उनको समझ में आता कि ये क्या चीज़ है। हम्म, तो कहीं ना कहीं हमको तो 1% भी नहीं बोलेंगे हम, वो 1% का सवा या हज़ारवा भाग बोलेंगे। तो वो चीज़ है, साहब का एक गाना उठा के देख लो आप, जी गा नहीं सकेंगे, उनका एक लाइन भी गा नहीं सकेंगे, नहीं इतना नहीं नहीं इतना गहरा। हम तो आज भी हिम्मत नहीं करते हैं, नहीं क्योंकि कोई बोलेगा तो हम ऐसे सिंगर तो हूँ नहीं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री जी आर्टिस्ट, जी एंकर हूँ, लेकिन रफ़ी साहब के गीतों को सुनने के बाद आदमी हिम्मत नहीं करता, नहीं नहीं भैया आन को हाथ लगाओ। ये अभी आप लोगों ने मेहनत की, संघर्ष किया ना, और बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता, बिना संघर्ष के और मेहनत होना, हम्म, जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये उनको पा नहीं सकते। हम्म। हम तो वो एक सितारा है, बहुत आसमानी सितारा है। तो वहाँ आप आर्मी में रहते थे, आर्मी से आने के बाद यहाँ तो संघर्ष करना पड़ा होगा ना आपको अपनी पहचान बनाने यहाँ तो साहब बड़ी बड़ी दीवारें थी, हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, कैसे नाम लूंगा अब, वो भी अपनी वो भी अपनी रात अपनी हो, और हम सभी जानते नहीं हैं। नहीं वो तो है, फिर वो तो अब है जिनका नाम आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ। आपको पता है भली भांति जी। कि यहाँ बड़ी बड़ी दीवारों का, मतलब चारों तरफ दीवारें थी। और इन दीवारों के बीच में अपना आय का हाँ। स्तंभ बनाना, ये कैसे हुआ, वही जानना चाह रहा हूँ। उनसे संपर्क नहीं रहा, ऐसा कुछ भी जी। सवाल नहीं है, उनसे हमारा कुछ नहीं बनता, ये सवाल ही नहीं है। तो आप जिनका नाम लेंगे, मैं यहाँ अतिशोक्ति होगी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम नहीं तो वो अपनी जगह सही किसी थे। को क्रिटिसाइज नहीं करते। नहीं, और फिर वहाँ से कुछ पाया हुआ था, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था, और गाने सीखते 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 ही सीखा, जी और सीखा तो एक लवी की तरह। अच्छा, मुझे मेरे ये सुपर मार्केट जो है बर्डी का, जी जी वहाँ पे मुझे याद नहीं है, वो सुपर मार्केट के पीछे में शिंदे चाल है, जहाँ तक ऐसा प्रतीत हो रहा है, शिंदे चाल। जी उस शिंदे चाल में मोरणे गुरुजी हुआ करते थे, हाँ, मोरणे। भास्करराव मोरणे। जी। आज भी वार्षिक जो है उत्सव वगैरह उनका होता ही रहता, जी संगीत उत्सव होते रहता। तो उनके पास मैं 3-4 साल गया, हम्म, तो पहली दूसरी तीसरी जो है वो परीक्षा वगैरह दे दी है। उसके बाद में उनका देहांत हो गया, तो वो मुझे उसके बाद नहीं मिला, और फिर उसके बाद ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं किसी के पास जाकर सीखूं, कभी नहीं हुआ। तो ये चलता रहा। ये जो दीवारें जो बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ आने के बाद में, तो ये भास्करराव मोरणे साहब से जो सीखा मैंने, उसको पकड़कर रवि साहब के गीतों का दामन जो है वो थाम कर, सिर्फ रवि साहब, फिर रवि साहब को जो फॉलो करते हुए जो गायक इंडस्ट्री में आए हैं, सबसे पहले अनवर साहब, फिर आए हमारे मोहम्मद अजीज तीसरा नंबर पर थे, जी शब्बीर कुमार साहब, फिर मोहम्मद अजीज, फिर बाकी के जो है वो विपिन सचदेवा जो आए, और- जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं सभी से मिला हूँ, जी तो उनमें ये सारे नाम शामिल हैं। जी तो साहब को तो सुनता ही था, हम्म, लेकिन साहब तो आसमानी सितारा थे, जी उनको तो छू नहीं सकते अपन। आज भी वही आलम है, तो क्यों ना ये अनवर साहब, शब्बीर कुमार साहब और मोहम्मद अजीज साहब, हम्म, तो इन लोगों को सुन सुन के इनके गाने रट रट के यहाँ तक का सफ़र अभी भी जारी है। ये दौर जो है वो, और ये सब कुछ मिला सिर्फ रफ़ी साहब, रफ़ी साहब ही सब कुछ हैं आपके लिए। बस मेरे जी जी मेरे मालिक है वो। मालिक। आज जो कुछ भी, जो इससे भी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरा अपना कुछ नहीं, उनके गीत हैं, हम्म, और इन्हीं गीतों सुनील का कुमार वाघमारे जो बस, है, ग्रेट मोहम्मद रफ़ी, ग्रेट उनके ऐसा, आशीर्वाद से बस आए हैं। बस बस उनके जैसा ये कोई ऐसा नहीं। मानना है। बस जी। कुछ भी सीखना है, बड़े से बड़ा उस्ताद कोई भी हो, आप नाम लो, बड़े से बड़ा, यहाँ जी। नाम नहीं लिए जा सकते। इंडस्ट्री जी। में बहुत बड़े जी बड़े बड़े वो क्या कहते हैं उनको, आप सब जानते हैं। हाँ उस्ताद हुए हैं और बड़े से बड़ा उस्ताद जो है, गायकी के उस्ताद जो है, उनको भी उस्ताद बोलते थे। जी। लेकिन वो जो इतने सादे और इतने साधु किस्म के इंसान थे कि वो बोलते थे कि मैं आपको सुनता हूँ, और लोग बोलते थे कि हम आपको सुनते हैं। तो ये डिवोटी यानी ज़मीनी कलाकार जिसको ज़मीनी बोलेंगे, कलाकार। ये हमारे रफ़ी साहब थे, इनके जैसा कोई नहीं है। जी बस इसलिए शायद मैं उन पर फिदा हो गया। चलिए कुछ गाने भी सुनेंगे आज आप रफ़ी साहब के कुछ गाने सुनाइए। वो एक चीज़ महाताब उस्तवी एक गाना है, ऐसे उस्तवी है रफ़ी साहब का। हाँ, ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब के तो यूँ तो कई ऐसे नगमे हैं साहब, लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है उनमें से एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने की, कि
फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप है, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप है, आपका जवाब। आपका जवाब क्या। भी आपने बताया नहीं कि जब आप बोल रहे थे कि यहाँ जब नागपुर आए तो आपके सामने बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें थी। तो इन बड़ी-बड़ी दीवारों के बीच नागपुर शहर में अपना वर्चस्व बनाना, अपना एक वजूद कायम करना, कैसे क्या हुआ ये? देखिए साहब, ऐसा है, दीवारें इसलिए कहा मैंने कि सचमुच उनका भी एक अपना प्रोटोकॉल है, बड़े बड़े उनका एक गुडविल हुआ करता था। अब तब तो आप जानते कि ऑर्केस्ट्रा को किस कदर लोग देखते थे। अरे बहुत क्रेज़ था। आज जबरदस्त सेलिब्रिटी। आज ये हमको बल पता चल रहा है कि टीवी फ़िल्मों के हीरो-हीरोइन ही सेलिब्रिटी होते हैं। उस ज़माने में तो सिर्फ़ ऑर्केस्ट्रा का दौर था। तो ऑर्केस्ट्रा का हर आर्टिस्ट सेलिब्रिटी होता था। बिल्कुल। तो ये दौर में हम जब अपना गांव खेड़े से आए हुए हैं, वहाँ हर जगह इंटरव्यू देना, हर जगह गाना गाकर बताना, पर वो मुश्किल था क्योंकि उनके पहले से ही अपने बने बनाए गायक थे, तो वो नए गायकों को थोड़ा सा देखते हैं, बताते हैं, ऐसा ही होता था। तो मेरे जहाँ से मैं जिनके पास से सीखकर आया था, वो ग्रुप था स्वर साधना ऑर्केस्ट्रा। तो फिर मैंने वही ग्रुप यहाँ पे चालू किया। तो कुछ 500-700 रुपये तब वो रेट हुआ करता था, बस उतने से भी 500-700 रुपये बहुत हो गया। उस ज़माने के बहुत ज़्यादा भी होते होंगे ना? मैं अपने ऑर्केस्ट्रा फील्ड के 2-3 लोग हैं जो जानते हैं जी, जी। कि मैं उनको कहाँ मिला था। जी, जी। और ये 87 की बात है। जी। तो 87 की बात है। तो तब से ये शुरू हुआ, तो ऑर्केस्ट्रा स्वर साधना जी। कुछ दिन मैंने चलाया वो। उसके बाद में धर्मपेट में एक श्याम ठाकुर करके थे जी। उनका मुझे जो है वो साथ मिला। क्या करना है? 2 मिनट। वो काट लेना, ये सब काट डालो। तो कुछ साल स्वर साधना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलाने के बाद एक धर्मपेट में श्याम ठाकुर एक व्यक्ति हुआ करते थे जी। और उनका वॉइस विनर्स ऑर्केस्ट्रा था। वॉइस विनर्स। वॉइस विनर्स तो पहले से ही ये विजय कीर्तने साहब का विनर्स ऑर्केस्ट्रा। वो विनर्स ऑर्केस्ट्रा जी, था। जी। तो उनका वॉइस विनर्स ऑर्केस्ट्रा था। तो कुछ साल मैंने वहाँ जो है वो गाया है। उसके बाद में जहाँ मैं सर्विस करता था वहाँ पे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, विवेक आगलावे। हाँ, वो व्यक्ति ने मुझे हमारे फील्ड के जो मेरे परम मित्र है राजू व्यास, अच्छा। उनसे मिला है कि बोले ये सुनील वाघमारे हैं और राजू भाई आप भी गाते हो, मुझे पता है आप भी ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं। जी। तो वो उन्होंने मुझे फिर हमारे परम मित्र मेरे भाई जिन्होंने मुझे अपने ग्रुप में कुछ 5-7 साल उनके साथ में रहा, और वो है मेरे संगीत ऑर्केस्ट्रा के ऑर्गेनाइजर सागर जरे। अच्छा, सागर जरे। उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया और वहाँ से ये जो दीवारें थी वो दीवारें को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। ये बात अलग है कि जब मैं कुछ बन गया, लेकिन दीवारों को कान होते हैं ना, कानों से पता चल गया होगा चल गया कोई और आया है। तो फिर उनके यहाँ भी गया मैं, ऐसा नहीं, उनके यहाँ भी मैंने परफॉर्म किया। जी। पर वो दीवारें नहीं कहेंगे, दोस्ती थे, अपनी दांत अपनी होठ अपने। जी। तो ऐसे हमारे ये थे सब, तो वो चलता रहा। और आज तो सभी से बहुत अच्छा है भाईचारा आपका। जी, सभी से इतना भाईचारा है कि हम आज भी है। वो कुछ हम इस दुनिया में नहीं है कुछ लोग, लेकिन जैसा भी उनसे मेरा रहा बहुत अच्छा रहा। जी। ऐसा कभी नहीं है उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसा नहीं कि नहीं। बाद में हमारे आदरणीय ओपी सिंह साहब, उन्होंने हजारों कलाकार बनाए, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी बनाया उन्होंने। आप देखते शोमैन थे वो। हमारे योगेश ठाकर साहब, भले ही उनका मेरा पाला नहीं पड़ा, पर एक हाथ शो में मैं गया उनके। आदरणीय मेरे गुरु एम ए कादर साहब, उनके यहाँ भी मैंने परफॉर्म किया।
विजय भाऊ कीर्तनी के यहाँ भी मैंने परफॉर्म किया, और छोटे छोटे जो भी वो अपने दौर के जो यहाँ ऑर्केस्ट्रा थे उनके सबके यहाँ जाना, सबके यहाँ जाकर परफॉर्म करना और फ्रीलांस बस। और ऐसा करते करते आज जैसे भी है अपना 2005 में सुनील कुमार एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप जो है वो अपना ही मैंने स्टैबल किया, और आप सभी जानते हैं कि उसको मैंने किस कदर चलाया, जी चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र का कोना कोना मैंने उस ग्रुप के जरिए मैंने, मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया आपके साथ परफॉर्म करने का, प्रोग्राम करने का। तो सोचता हूँ कभी कभी कि सुनील भैया के साथ मेरे को मौका क्यों नहीं मिल पाया, लेकिन अभी मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी अपनी जगह है। आप भी बहुत अच्छे कलाकार हो, नागपुर का नाम आपने रोशन किया है, आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। नहीं, यहाँ मेरी बात नहीं हो रही, यहाँ रफी साहब की बात रफी साहब की भी है, लेकिन आपकी भी बात यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि आप भी एक अच्छे कलाकार हैं। और आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इतनी अच्छी श्रोताओं के साथ में मिलाया, और इतना अच्छा कुछ जो है रफ़ी साहब के बारे में बोलने को मिला। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, तमाम दर्शकों का, और साहब का तो है ही, उनका तो बिना बोले बिना कुछ कहे उनका आशीर्वाद है, उनके परिवार का भी शुक्रिया हासिल हो रहा है। बिल्कुल 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 ऐसे हासिल होता आपका प्यार जो है वो, आपका स्नेह जो है इसी तरह बना रहे, और ये बना रहेगा, मिलते रहे। क्या बात है, सही में वाकई में गाना उन्होंने गाया, हालांकि ये एक प्रेमी का क्लिप बोल रहा है बिल्कुल, लेकिन आपकी नज़रों से आप ही जो आप प्रेम करते हैं रफ़ी साहब को, वो आप उनको डेडिकेट कर रहे हैं कि ये आपका जवाब क्या। बहुत बढ़िया, बातें बहुत सारी हैं, चर्चे बहुत सारे हैं, किस्से बहुत सारे हैं। एक दिन क्या, एक इंटरव्यू कम पड़ेगा, एक पॉडकास्ट कम पड़ेगा, तो फिर कभी और आऊँगा आपसे और आपसे बहुत सारी जानकारी लूँगा। तो दोस्तों, सुनील वाघमारे साहब, जो कि आप सभी जानते हैं, सुप्रसिद्ध गायक कलाकार, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बातें रफ़ी साहब और अपने जीवन के बारे में बताई। और आप ऐसे ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें, इस चैनल को फॉलो करते रहें, आपको और भी जानकारी देंगे। और इनकी एकेडमी है, और इस एकेडमी में वो यहाँ नए उभरते हुए कलाकारों को स्टेज पर कैसे परफॉर्म करना चाहिए, गानों को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, संगीत क्या होता है, कैसे कराओके में, कैसे लाइव में गाना, और स्टेज पर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो आप ज़रूर विजिट करें, और आप सीखना चाहें तो सुनील वाघमारे साहब से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, मैं नंबर आपको नीचे मेंशन कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया आपका। मैं एक छोटा सा कलाकार आज आपके बीच आया, आपने वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मैंने शुरू में आपका शुक्रिया अदा किया जी और अभी फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी अच्छी, अब ये जो ब्रॉडकास्ट हैं वो अभी न जाने कितने लोग देखेंगे, और जितने भी लोग देखेंगे उन सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। जय रफ़ी साहब, जय रफ़ी साहब, जय रफ़ी साहब।